हेलो दोस्तों, तो आज की हमारी कहानी है ईट वेलकम टू डेरी। अगर आपने ईट और ईट चैप्टर 2 को देखा है तो आपको पेनीवाइज तो याद ही होगा। हर 27 साल बाद वो आता है। ईट वेलकम टू डेरी ईट मूवी की 27 साल पहले की कहानी है, जहां आपको पेनीवाइज कहाँ से आया, कौन है, सबका जवाब मिलने वाला है। ईट वेलकम टू डेरी में आपको पेनीवाइज के सारे राज के बारे में पता चलेगा। और एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैंने एकदम नया चैनल शुरू किया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1962 में डेरी शहर के अंदर एक थिएटर को दिखाते हुए, जहां स्क्रीन पर हमें गाना चलता हुआ दिखाई देता है। वही हम एक बच्चे को देख पाते हैं जिसका नाम है मैटी, जो कि लगातार एक पेसिफायर को चूसे जा रहा था, जो कि थोड़ा अजीब भी था उसके एज के हिसाब से। तभी उसे थिएटर का मैनेजर देख लेता है और मैटी वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा करता है। बिना पैसे देकर वो मूवी देखने चला आता है। मैनेजर भी मैटी के पीछे भागता है, पर मैटी जाके एक पोस्टर के पीछे छुप जाता है। छुपते हुए मैटी को रॉनी देख लेती है, पर वो मैनेजर को नहीं बताती है। उल्टा वो मैनेजर को दूसरी तरफ भेज देती है ताकि मैटी को भागने का मौका मिल जाए। रॉनी के पापा भी इसी थिएटर में काम करते हैं, जिनका नाम है हैंक। मैनेजर के दूसरे तरफ जाते ही मैटी वहां से भागकर बाहर आ जाता है और सुनसान सड़क पे चलता रहता है। उसे बस डेरी शहर से कहीं दूर जाना था, और तभी दूर एक गाड़ी को आता देख वो लिफ्ट मांगता है। गाड़ी के अंदर 4 लोग थे, एक प्रेग्नेंट लेडी, उसका हस्बैंड और 2 बच्चे। प्रेग्नेंट लेडी को मैटी पर दया आ जाती है और वो कहती है, हम लोग पोर्टलैंड की तरफ जा रहे हैं, क्या तुम जाना चाहोगे? मैटी भी हाँ बोल देता है। उसे बस डेरी शहर से कहीं दूर जाना था, और इसका कारण भी हमें आगे पता चलेगा कि वो डेरी शहर से क्यों इतना तंग आ चुका है। पहले तो ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और हैप्पी फैमिली लग रही थी, पर धीरे धीरे चीज़ें अजीब होना शुरू हो जाती है। प्रेग्नेंट लेडी की जो बेटी थी वो एक बॉक्स को निकालती है, उसके अंदर अपनी उंगली को डिप करती है और खून को स्मेल करती है, और मैटी को भी ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करती है। तभी मैटी देखता है कि कार तो फिर से डेरी शहर के अंदर जा रहा था, तो वो गाड़ी रोकने के लिए कहता है, पर कोई गाड़ी नहीं रोकता है। तभी उस औरत को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है, और यह बच्चा बहुत ही अजीब क्रीपी तरह से पैदा होता है। और यह पहली बार हम बच्चे को देख पाते हैं, जो कि कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, जो कि एक म्यूटेड मॉन्स्टर बेबी था, जिसके पंख भी थे। और पैदा होते ही वो पूरे कार में यहाँ वहाँ फड़फड़ाने लगता है। जैसे ही वो मैटी को देखता है, उसके ऊपर हमला कर देता है, और हम ऑडियंस बस उसका पेसिफायर को पानी में गिरता हुआ देख पाते हैं, जो कि बहता हुआ टनल के अंदर जा रहा था। और यही से ईट का नाइटमेयर शुरू होता है। अब कहानी यहाँ से 4 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हम कैप्टन हैनलॉन एंड कैप्टन पॉली रूसो को देखते हैं डेरी के एयरबेस में। दोनों ही बहुत काबिल ऑफिसर है, तभी उनका यहाँ ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि पास में ही बने हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो लोग संभाल सके। उन्हें रिसीव करने आते हैं कर्नल फुलर। वो उनको प्लांट के बारे में बताने लगते हैं, जो कि ओशियन के अंदर है। कर्नल उन्हें यहाँ एक सीक्रेट बेस भी दिखाते हैं, जहाँ कुछ सीक्रेट काम चल रहा था, पर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं। फिर हमें डेरी का एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ हम लिली को देखते हैं। जैसे ही लिली अपना लॉकर खोलती है, एक पिकल का जार नीचे गिर जाता है। ऐसा स्कूल के बच्चों ने लिली को बुली करने के लिए किया था, क्योंकि लिली के पापा पिकल फैक्ट्री में काम करते थे। पर वहाँ लिली की दोस्त मार जाके उसे संभाल लेती है। फिर हम 2 और बच्चों को देखते हैं, फिल और टेडी। फिल या टेडी से कहता है, बहुत सारे प्लेन आए हैं एयरबेस पे लास्ट 48 घंटे में, इसका मतलब वॉर हो सकता है। शायद एलियन हमारे ऊपर हमला करके हमें मार दे। पर टेडी या उसके बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर हैनलॉन एयरबेस के अंदर जाते हैं, जहाँ सारे एयरफोर्स ऑफिसर उन्हें सैल्यूट करते हैं, सिवाय एक को छोड़कर, जिसका नाम था मास्टर्स। और वो हैनलॉन को इसलिए सैल्यूट नहीं कर रहा था क्योंकि वो ब्लैक था। और यहाँ हम ये भी जान पाते हैं 1962 में वाइट ब्लैक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे। वाइट लोग ब्लैक लोगों को छोटा समझते थे और उनको अपने ऊपर नहीं देख सकते थे। तो जनरल यहाँ आते हैं और मास्टर्स को डांट लगाते हैं, जिससे उन्हें हैनलॉन को सैल्यूट करना पड़ता है। फिर जनरल अगले दिन 3 बजे कैप्टन को मिलने के लिए बुलाते हैं। और यहाँ हम एक और ब्लैक ऑफिसर को देखते हैं, जिसका नाम है डिक हैलरॉन, जिसके पास कुछ स्पेशल शाइन पावर था, जो अपने पावर का इस्तेमाल करके यहाँ कुछ तो ढूंढ रहा था, जो आपको आगे पता चलेगा।
कैप्टन भी यहाँ बेस कैंप में रुकते हैं जब तक कि उनका घर रेडी नहीं होता। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ फिल टेडी के घर की खिड़की से एक औरत को कपड़े उतारता हुआ देख रहा था। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था, लेकिन तभी उस औरत का कैट आकर सब खराब कर देता है। पर टेडी यहाँ मैटी को याद करने लगता है कि आज पूरे 4 महीने हो गया है मैटी को गायब हुए। तो फिल कहता है वो पक्का मारा गया होगा या फिर भाग गया है, क्योंकि पुलिस को अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली। पर टेडी यह कहता है कि हम दोनों उसके दोस्त थे, पर फिल कहता है कि नहीं, हम दोनों उसके दोस्त नहीं थे, बस उसके माँ हमें कैंडी दिया करती थी, इसीलिए हम उसके बर्थडे पे जाते थे। फिर हम लिली को देखते हैं जो कि मिरर में अपने आप को देखकर स्माइल करने की कोशिश करती है, पर उससे नहीं होता। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां मैटी ने उसे एक बार फिल एंड टेडी के सीक्रेट अड्डे पर लेके गया था, जो पब्लिक के लिए तो बंद था, पर वहाँ का केयर टेकर नहीं आता था, तो वो लोग कभी कभी चले जाते थे। मैटी ने तब लिली से उसके पापा के एक्सीडेंट के बारे में भी पूछा था, और उसी मशीन में उसके पापा का बॉडी पूरा क्रश हो गया था। मतलब बहुत ही भयंकर मौत था, और इसके लिए लिली अपने आप को दोषी मानती है। और इस बात को 1 साल हो गया है, फिर भी वो अपने पापा के ग्रेव में एक बार भी नहीं जा पाई है। फिर दोनों स्नैक्स खाते हैं, और स्नैक्स के पैकेट के अंदर से लिली को एक रॉकेट मिला था और मैटी को मिला था एक टर्टल, जो कि उसने लिली को गिफ्ट कर दिया था। और वही टर्टल उसने अपने हाथ में ब्रेसलेट में पहना था, जिसे देखकर उसे मैटी की याद आ गई थी। तभी लिली की मॉम आती है और उसे कहती है कपड़ा रेडी रखने के लिए, कल उसे अपने पापा के ग्रेव में जाना है, पर लिली इसके लिए नहीं मानती है। उसके मॉम के जाते ही उसे बाथटब के सिंक में से मैटी की आवाज सुनाई देता है, जो कि एक गाना गा रहा था। और ये गाना था द म्यूजिक मैन मूवी का, जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में थिएटर में देखा था। तो लिली उससे पूछता है मैटी क्या ये तुम हो? तो वो कहता है हाँ, लेकिन ये लोग मुझे बाहर आने नहीं देंगे। और तभी खून से सना हुआ 2 उंगली को हम बाहर आते देखते हैं, लेकिन वो अंदर भी चला जाता है, जिससे लिली बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अगले दिन लिली इस बात को मार्च से शेयर करती है, तो वो उल्टा उसे कहती है तुम ये बात किसी से मत कहना, लोग तुम्हें पहले ही पागल समझते थे, अब और ज्यादा समझेंगे। जिससे लिली को भी रियलाइज होता है मार्च को उससे ज्यादा अपने इमेज की फिक्र थी। लिली भी वहां से रोते हुए चली जाती है। लिली वही सीक्रेट प्लेस पर बैठी थी कि तभी वह फिल और टेडी आते हैं। तो लिली उन दोनों को सारी बातें बताती है, जिससे फिल को तो भरोसा नहीं था, पर टेडी को उसके बात पर थोड़ा तो भरोसा हुआ था। फिल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हजारों पाइप में से मैटी ने लिली का बाथरूम का पाइप ढूंढ निकाला। इसी बीच हम कर्नल और हेलरॉन को बात करते हुए देख पाते हैं, जहां हमें पता चलता है हेलरॉन ने लास्ट कोरियन वॉर में हिस्सा लिया था, जो कि वो पूरा नहीं कर पाया, जिसके चलते उसका ट्रांसफर हो गया है। कर्नल उसको ये भी कहता है जिस सोल्जर ने उसको सैल्यूट नहीं किया था उसको सजा मिल चुका है, अब उसे 1 हफ्ते तक पॉटी साफ करना पड़ेगा। रात को यहाँ डिनर टेबल पर टेडी अपने पापा से पूछता है कि कोई किसी को 4 महीने तक पाइप के अंदर बंद करके रख सकता है। तो उसका पापा कहते हैं हम लोग जूस हैं, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, हमारे चमड़े निकाल कर लैम्प शेड के ऊपर यूज किया जाता था। तो उन्होंने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में, और टेडी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि टेडी कॉमिक बुक पढ़ पढ़ कर ये सब बेकार की बातें कर रहा है और अपना दिमाग खराब कर रहा है। तो टेडी अपने रूम में आ जाता है और डिटेक्टिव कॉमिक पढ़ने लगता है अपने सवालों के जवाब के लिए, कि तभी उसके रूम का लाइट ऑफ हो जाता है। वो ऑन करता है, फिर से ऑफ हो जाता है, ऑन करता है, फिर से ऑफ हो जाता है। तभी एक भयानक सा चेहरा हमें उसके लैम्प शेड के ऊपर दिखाई देता है, जिसका जिक्र कुछ देर पहले उसके पापा कर रहे थे, जिससे कि टेडी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। चीखें सुनकर उसका भाई उसके रूम में आता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन टेडी यही सब बातें लिली और फिल को बताता है, तब जाके फिल को उसके बात पर यकीन होता है। वो लोग सोचते हैं कि किसी को उन्हें बताना चाहिए, पर फिर वो लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी को ये सब बातें बताया तो किसी को भी उनके बात पर भरोसा नहीं होगा, उल्टा शायद उन लोगों को किसी मेंटल हेल्थ केयर पे भेज दिया जाएगा। तो वो लोग डिसाइड करते हैं पहले वो लोग खुद पता लगाएंगे। तो इसके लिए वो लोग लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ फिल की बहन सूजी भी आई थी। लाइब्रेरी में उन्हें पेपर कटिंग से पता चलता है कि मैटी को शायद उसके पापा ने मार दिया था, पर उसका बॉडी अभी तक नहीं मिला है, और उसको लास्ट पर देखा था रॉनी नाम की एक लड़की ने। और ये वही रॉनी है जिसको हमने मूवी के शुरुआत में थिएटर में देखा था।
तो वो लोग रॉनी के पास पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं, तो रॉनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि पुलिस वाले बहुत बार उससे पूछताछ कर चुके हैं और उसके पापा के ऊपर भी शक कर रहे हैं, जिसके कारण वो जवाब दिए बिना ही वहाँ से जाने लगती है। तभी रॉनी उन लोगों का बात सुन लेती है कि पाइप के अंदर से गाना, आवाज़ ये सब, तो वो वापस आती है और वो भी कहती है कि थिएटर के बेसमेंट में उसने भी बच्चों की रोना और गाना सुना है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होकर कैप्टन हैनरॉन के ऊपर जाता है, जहाँ वो रात के सोने का तैयारी कर रहे थे, पर सोने से पहले वो अपनी बीवी और बच्चे को मिस कर रहे थे। फिर वो पेपर पढ़ते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि शहर में पॉल बनियन का स्टैचू बनने वाला है। उसके बाद वो सोने लगते हैं कि तभी 3 मास्क पहने हुए आदमी उन पर हमला कर देते हैं और उनसे कहते हैं एक खास एयरक्राफ्ट की इंफॉर्मेशन देने के। कैप्टन यहाँ साफ मना कर देता है इंफॉर्मेशन देने के लिए और वो कहता है अगर आप चाहो तो गोली मुझे मार सकते हो, पर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी। लेकिन तभी कैप्टन पॉली वहां आ जाते हैं और हाथापाई शुरू होता है, लेकिन तीनों लोग मौका पाकर वहां से भाग निकलते हैं। फिर हम सारे बच्चों को देखते हैं थिएटर जाते हुए। रॉनी यहाँ उन लोगों को लेकर आई थी द म्यूजिक मैन दिखाने के लिए, क्योंकि पाइप के अंदर से मैटी यही गाना गा रहा था। रॉनी यहाँ प्रोजेक्शन रूम के अंदर जाती है, वहां से वो मूवी को चालू करती है। यहाँ मैटी को याद करके लिली, फिल और टेडी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं काश वो मैटी के अच्छे दोस्त बन पाते, तो फिर आज शायद मैटी उनके बीच होता। जिस दिन मैटी गायब हुआ था 4 जनवरी को, उस दिन उसका बर्थडे था, पर कोई भी दोस्त उसके साथ मौजूद नहीं था। और यही कारण था कि मैटी डेरी शहर से दूर जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था। कि तभी हम गाने के अंदर मैटी को देख पाते हैं, जो कि एक बच्चे को अपने हाथ में लिए हुए खड़ा था और वो उन लोगों को कहता है कि उनके ही कारण आज उसका ये हालत हो गया है। फिर बहुत ही क्रीपी तरह से वो हंसने लगता है और उस बच्चे को थिएटर के अंदर फेंक देता है। इसके बाद हम उसी म्यूटेड मॉन्स्टर को देख पाते हैं जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। जिसके बाद वो मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और एक एक करके टेडी और फील को टुकड़े टुकड़े कर देता है। रॉनी ये सब प्रोजेक्टर रूम के अंदर से देख रही थी और वो बहुत ज्यादा डर जाती है, पर ईट के शक्तियों ने उसे वहां पर बंद करके रखा था। लिली यहाँ चेयर के नीचे छुप गई थी और उसे वहां सूजी भी दिखती है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर आके उसे भी मार देता है। रॉनी यहाँ जैसे तैसे करके प्रोजेक्टर रूम से बाहर आती है और थिएटर का दरवाजा खोल के लिली को बाहर निकालती है और उससे पूछती है कि बाकी लोग कहाँ है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वो अपने हाथ को देखती है और उसके हाथ में सूजी का आधा कटा हुआ हाथ था। इसका मतलब सूजी भी अब नहीं रही, जिसके बाद लिली बहुत जोर से चिल्लाती है। ये था ईट वेलकम टू डेरी का पहला एपिसोड। अभी भी 7 एपिसोड बाकी है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो।